हेलो गाइस, वेलकम टू अभियान आईएएस एकेडमी। मेरा नाम वेदवीर है और मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की। एज यू नो, हम लोगों ने एक नई यूनिट स्टार्ट करी है, दैट इज़ बिजनेस फाइनेंस। तो उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टॉपिक स्टार्ट किया था। तो उसके कुछ पॉइंट हमारे रह गए थे। उसमें हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ डेट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, उसके कुछ एक दो पॉइंट आपके बचे थे, वो हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो वो हमारी प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, ताकि इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे वहाँ पर डिस्कस हो सके। तो इससे रिलेटेड देखो, एग्जाम में कई बार आपको क्या करता है, डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछ करके वो क्या कर देगा, फॉर्मूला पूछ लेगा। कैलकुलेट ना करने के लिए बोलेगा तो वो क्या करेगा, आपसे फॉर्मूला पूछ लेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला। तो आपको क्या करना है, वहाँ के जो फॉर्मूले हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए। फॉर्मूले पता है, अगर आपको फॉर्मूले तो वैसे भी लर्न करने पड़ेंगे, बिना फॉर्मूले के तो आप एग्जाम को क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। आपको फॉर्मूले प्लस आपके रिवीजन प्रैक्टिस, ये चीज़ें जो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब उसमें क्या करेगा, ऑप्शन में आपको बोलेगा कि भाई जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे देगा, भाई आपकी कॉस्ट क्या आ रही है, आप कॉस्ट को कैलकुलेट करो, जो ऑप्शन आ रहा है उसको ऑप्शन को टिक करो। क्वेश्चन कब कब क्लिक कर पाओगे आप, जब आपको फॉर्मूला पता हो। अगर आपको फॉर्मूला गलत है, माइनस की जगह प्लस कर दिया, प्लस की जगह माइनस कर दिया, प्लस की जगह आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो चीजें हैं सिर्फ फॉर्मूला लगाने के बाद कैलकुलेशन पार्ट आपका रह जाता है। अगर आपने फॉर्मूला सही लगाया, कैलकुलेशन गलत है, तब भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो वो आते हुआ आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार आपको क्या, फॉर्मूला तो आपको फिर भी आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला अगर आप समझोगे और उसमें से अगर आप समझ लिया आपने, तो उसमें से आप जो वो देखो, जिसको डेट समझ आ गया उसको प्रेफरेंस शेयर्स भी समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डेट और प्रेफरेंस शेयर एक दूसरे से कनेक्टेड है। और इक्विटी वाले में भी ऐसा कुछ नहीं है। डिविडेंड डिविडेंड प्राइस अप्रोच, डिविडेंड अपॉन में नेट प्रोसीड। अगर आपके एग्जिस्टिंग शेयर हैं और अगर आपके न्यू शेयर है तो मार्केट प्राइस। अगर आपके जो है वो अर्निंग वाली आपने अप्रोच यूज करी है तो आप अर्निंग अपॉन में नेट प्रोसीड। और अगर आपके एग्जिस्टिंग शेयर है तो अर्निंग अपॉन में ईपीएस अपॉन में एमपीएस, मार्केट प्राइस। अगर आप ग्रोथ मॉडल यूज कर रहे हो तो डिविडेंड प्लस ग्रोथ या अर्निंग प्लस ग्रोथ, तो जो भी आप मॉडल यूज कर रहे हो उसमें आप ग्रोथ रेट ऐड कर दोगे, सिंपल। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो हमारी इसके ऊपर ही होने वाली है। ठीक है, तो हमारी जो यूनिट चल रही है, कौन सी चल रही है, बिजनेस फाइनेंस चल रही है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स वालों के लिए, मैनेजमेंट वालों के लिए। देखो, बिजनेस फाइनेंस की जो यूनिट है मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट के लिए 1.5 यूनिट कवर कर रही है, मतलब 1.5 यूनिट कवर करेगी। अगर आपने बिजनेस फाइनेंस की यूनिट कंप्लीट कर लिया तो आपकी 1.5 यूनिट कवर हो जाएगी। लेकिन जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, कॉमर्स वालों की एक सिंगल यूनिट है, तो इसमें एंटायर यूनिट आपकी यहाँ पर कवर होने वाली है। राइट, तो पीजीटी कॉमर्स के लिए भी आपका जो फाइनेंस है उसमें पूरा पोर्शन आता है, तो उनके लिए भी ये वीडियो जो है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। राइट, तो हमारी यूनिट कौन सी चल रही है, बिजनेस फाइनेंस। तो उसमें हम जो वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम लोगों ने कुछ कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, मतलब यहां पर भी हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि हमने क्या करा, कॉस्ट ऑफ डेट हमने निकाला, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमने निकाला और कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने निकाला। राइट, ये सब क्या है, ये हमारी डेट है, ये हमारा प्रेफरेंस शेयर्स और ये हमारा इक्विटी। ये सब हमारे इंडिविजुअल सोर्सेज हैं। तो यहां पर हम इंडिविजुअल सोर्सेज के बारे में पहले बात करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल समझ आ जाएगा, सबको कंबाइन कर दो, कंसोलिडेट कर दो, तो आपको वेटेज भी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो है हमारी रिटेन अर्निंग के ऊपर। देखो, जब मैंने डिविडेंड आपको बताया था तो डिविडेंड वाले टॉपिक में इसका काफी सारी जगह पे यूज हुआ था। क्या रिटेन अर्निंग आपका होता क्या है, रिटेन अर्निंग का मतलब होता है कि जो आपका प्रॉफिट आया, प्रॉफिट आने के बाद जो आपका पैसा बचा, ठीक है, उसको कंपनी क्या करेगी, मतलब या तो कंपनी के पास दो तरीके हैं, या तो कंपनी उसको डिविडेंड पे कर दे, जो कंपनी ने पे कर दिया वो आपका डिविडेंड, जो आपने रिटेन कर लिया वो आपका रिटेन अर्निंग। अब मुझे ये बताओ, ये पैसा होता किसका है, ये रिटेन अर्निंग का जो पैसा है वो हमेशा शेयर होल्डर का ही पैसा रहता है और इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा रहता है। जो पैसा बच गया आपका, कंपनी ने डिविडेंड के फॉर्म में नहीं दिया, उसमें दो ही तरीके हैं। मान लो आपके पास 100 रुपए बच गया, 100 रुपए में से कंपनी कुछ पैसा डिविडेंड के फॉर्म में दे देगी, मतलब जो कंपनी ने पे कर दिया वो आपका पे आउट, डिविडेंड पे आउट यानी डिविडेंड हो गया, और जो पैसा कंपनी ने रख लिया वो आपका क्या हो गया, रिटेन अर्निंग। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा,
जो पैसा हमने रख लिया उसकी कॉस्ट क्या? भाई जो पैसा हमने रख लिया कंपनी ने, जो पैसा कंपनी ने पे नहीं किया, उसकी कॉस्ट क्या? उसका खर्चा क्या? उसका खर्चा ये आएगा कि मान लो अगर आज की डेट में अगर आप हमें, ठीक है, तो जो है इसमें आपका क्या हो जाएगा कि उसका खर्चा क्या? उसका खर्चा ये आ जाएगा कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि आपने कंपनी को पैसा रखने के लिए दिया, कंपनी ने आपका पैसा लिया। अब कंपनी ने जब आपका पैसा लिया तो आपने कुछ ना कुछ सोच समझ के तो पैसा दिया होगा। कंपनी ने आपका पैसा लिया तो कुछ ना कुछ सोच के रखा होगा, नहीं तो कंपनी आज की डेट में पैसा नहीं दे देगी आपको। कंपनी ने आपको बोला कि भैया एक काम करो, आपके हिस्से में कितना पैसा आएगा, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये, डिविडेंड का इतना ही पैसा आएगा। अगर आपके जिसके शेयर ज्यादा है उसके हिस्से में ज्यादा पैसा आ जाएगा। मान लो 15,000 रुपये भी अगर आपके आ गए तो आपने कौन सा तीर मार लिया? तो आप क्या करोगे? भाई 15,000 रुपये आपने ले भी लिए तो आप क्या करोगे? खाओगे पियोगे बराबर कर दोगे। आपके लिए वो पैसा साइड इनकम है। लेकिन अगर आप जैसे 10 बंदे भी जुड़ जाएं, 15,000 इंटू में 10, 1.5 लाख, आपका 1.5 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। अब कंपनी 1.5 लाख रुपए से कुछ और आगे काम कर सकती है। जो कंपनी बाहर से पैसा लेगी, अब आप खुद भी सोचो, कंपनी ने बाहर से पैसा लिया, आपके पैसे में से कंपनी बाहर पैसा देगी तो उतना हम पैसा आपको इंक्रीज करके दे देंगे। भाई कंपनी जो पैसा रिटेन कर रही है वो कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा है। अब इक्विटी शेयर होल्डर वाले क्या कहते हैं, भैया आप हमारा पैसा रख रहे हो तो मैं अगर कंपनी को पैसा दे रहा हूं कुछ ना कुछ सोच के ही पैसा दूंगा। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी इस पैसे को किसी प्रोजेक्ट में लगाएगी, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली हमारी जेब में पैसा आएगा। तो उसकी भी कहीं ना कहीं मतलब एक कॉस्ट बेयर कर रही है। और बिना मतलब के तो कंपनी पैसा रखेगी नहीं। कंपनी क्या बोल देगी? कंपनी बोल देगी भैया एक काम करो, मेरे पास कोई फ्यूचर अपॉर्चुनिटी नहीं है। वो मैंने आपको बताया था कि जब कंपनी के पास कोई फ्यूचर अपॉर्चुनिटी नहीं होती, कंपनी क्या बोल देती है, भैया एक काम करो, इस पैसे को ले जाओ। कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, आप भी खुश हम भी खुश, कंपनी की सरदर्दी हट गई कि भैया इनके पास पैसा चला गया, आप भी खुश कि कंपनी ने हमें 15,000 रुपये दे दिए, या 15% डिविडेंड दे दिया, या 10% डिविडेंड दे दिया। ठीक है, तो ये चीज हमारी यहां पर आ जाती है। तो प्रॉफिट जो कंपनी ने रिटेन कर लिया वो हमारा क्या हो जाएगा? रिटेन अर्निंग। तो उसकी जो रिटेन अर्निंग की कॉस्ट होगी वो हमारी यहां पर आ जाएगी। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि जो रिटेन अर्निंग होती है दैट इज द पार्ट ऑफ द इक्विटी। इक्विटी का ही ये पार्ट होता है, क्योंकि डिविडेंड जो पे कर दिया उसके बाद जो पैसा बच गया वो आपका क्या बचेगा? रिटेन अर्निंग। तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो भी सेम एज इट इज ऐसे ही होती है जैसे हमारी इक्विटी की कैलकुलेशन होती है, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ द इक्विटी। तो ये क्या कहता है कि हम जो है कंपनी ने प्रॉफिट रिटेन बाय द कंपनी फॉर द यूजिंग ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस इज नोन एज रिटेन अर्निंग। ठीक है, तो उसका कंपनी जो कॉस्ट बियर करेगी या उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंपनी देगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिटेन अर्निंग बोलेंगे। क्योंकि कंपनी ने अपने ऊपर अगर सरदर्दी लिए, कंपनी ये कहती है कि भैया हम इतना पैसा यूज करेंगे आपका, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो लोग बोलेंगे कि भैया आपने हमारा पैसा लिया था, हमारे पैसे का क्या करा आपने? भाई वो भी तो हिसाब मांगेंगे, जो वो हिसाब मांगेंगे। ऑब्वियस ही बात है कि अगर उस पैसे को मैं बाहर से लेता तो उसकी कॉस्ट पे करता, उसकी कॉस्ट पे करता तो आपका हमारा प्रॉफिट कम हो जाता। तो जो हमारे पास पैसा है तो हम उस पैसे को आगे फ्यूचर में पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। जब फ्यूचर में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। ठीक है, ऐसा कंपनी कहती है कि भाई हम इस पैसे को आज रख लेते हैं, इस पैसे को फ्यूचर में री इन्वेस्ट कर देंगे, और री इन्वेस्ट करने के बाद पैसा पैसे को खींचेगा, फिर हमारे पास पैसा आएगा तो आपके पास पैसा आएगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि जब आपके हमारे पास पैसा आएगा तो हम आपको पैसा देंगे, हम भी मजे में आप भी मजे में। ठीक है, तो ये चीज हमारी आपस की बात है। तो ये जो है वो हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कंपनी अपने जो शेयर होल्डर हैं उनको कह रही है कि भाई आप हमें ये पैसा दे दो, या हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, वी विल इन्वेस्ट दिस मच अमाउंट ऑफ मनी इन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, या वी हैव द एक्सपेंशन प्लान और वी हैव द ग्रोथ प्लान, सो वी कैन इन्वेस्ट दिस मच अमाउंट ऑफ मनी इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सो उस पैसे में अगर हम उस प्रोजेक्ट में अगर हमने पैसा लगा दिया तो हमारे पास अर्निंग होगी। जब हमारे पास अर्निंग होगी तो हम आपको भी पैसा दे पाएंगे। लेकिन आप ये सोचो, अगर हमारे पास अर्निंग नहीं है, अगर आज आप हमें पैसा नहीं देते हो तो हमारा जो फ्यूचर प्लान है वो चला जाएगा। जैसा हम रोटी तो हम आज भी खा रहे हैं, कल भी खाएंगे, लेकिन इसके आगे क्या? भाई इसके आगे क्या? इसके आगे वो जो आप लोग नहीं देख पा रहे हो। क्या नहीं देख पा रहे? कि भाई हमारे पास फ्यूचर प्लान है,
भाई ये ऑप्शन है हमारे पास, इस पैसे को हम वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इन्वेस्टर भी क्या सोचेगा, कंपनी ठीक कह रही है, कंपनी सही कह रही है कि भाई काम करो, आज इस पैसे को कंपनी को दे दो, कंपनी फ्यूचर में हमें पैसा बढ़ा के दे देगी। ठीक है, जो इंटरेस्ट आपको आज 10% मिलने वाला था, ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी आपको फ्यूचर में आपको 10%, 12%, 15% बढ़ा के ही देगी, घटा के तो देगी नहीं। ठीक है, अगर घटा के देगी तो मैनेजमेंट ही चेंज कर देंगे हम। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपकी इसमें आ जाती है। तो अर्निंग की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम लोग वहां पर, रिटेन अर्निंग इन्वॉल्व द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रिटेन अर्निंग में आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। क्यों होती है? अगर आप पैसा रख रहे हो तो उसका कहीं ना कहीं देखो, कंपनी दो ही चीजें कर सकती है। यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, यहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मान लो मेरे पास पैसा है, मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, मेरे पास दो चीजें हैं, या तो मैं एक्सपेंशन के लिए पैसा लगा दूं, या मैं आपको खुश कर दूं। भाई मैं आपको डिविडेंड की फॉर्म में दे दूंगा तो आप भी खुश हो जाओगे। दूसरा तरीका में, लेकिन मेरे पास फिर ग्रोथ के लिए पैसा नहीं बचेगा, फिर आप भी रोगे मैं भी रहूंगा, मैं तो खैर रहूंगा ही रहूंगा, लेकिन रहोगे आप भी, क्योंकि वो पैसा आपको अकेले को थोड़ी मिलेगा, वो पैसा धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हमारे पास तो पैसा बचा ही नहीं। ठीक है, समझ गए मेरे पॉइंट को, कि भाई अगर मेरे पास पैसा रहेगा तो मैं फ्यूचर प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करूंगा, और वहां से मेरे पास पैसा आएगा तो मैं आपको पैसा दूंगा। ठीक है, मेरे पास प्लान है तो मैं आपका पैसा रख रहा हूं, मेरे पास प्लान नहीं होगा तो मैं भी बोल दूंगा भैया पैसा ले जाओ। भाई मैं क्या करूंगा इस पैसे को, भाई मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट कर, कम से कम आप तो खुश हो जाओगे। जब और लोग भी देखेंगे कि भाई इस कंपनी में, कंपनी ने इतना डिविडेंड दिया है, तो 4 लोग और कंपनी में मेरे शेयर खरीदेंगे, जब शेयर खरीदेंगे तो मेरा मार्केट प्राइस तो अपने आप ही बढ़ जाना है। लेकिन दूसरा तरीका मेरा ये भी है कि अगर मैं किसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा तो मेरे लॉन्ग टर्म के लिए अर्निंग आती रहेगी, तो तब भी मेरा मार्केट प्राइस बढ़ जाना है। तो इसलिए मुझे सोचना पड़ेगा कि भाई मुझे अभी मैं दे दूं, या मैं आगे आने वाले टाइम के लिए रिटेन करके मैं जो वो पैसा किसी प्रोजेक्ट में लगा दूं। ठीक है, तो वो जो मैंने पैसा प्रोजेक्ट में लगाया वो मेरा क्या हो गया, रिटेन अर्निंग। ठीक है, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। ठीक है, इफ द रिटेन अर्निंग are not retained or passed by the equity shareholder who in turn the invest same in the new equity shares, तो अर्निंग जो है भाई, एक तो ये तरीका होगा कि मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो आप अपने अपने हिसाब से देख लो कि भाई क्या करना है आपको। एक दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपनी कंपनी को बोल दो कि भैया ये पैसा आप रिटेन कर लो। ठीक है, अब देखो हमारे बिजनेस में जो भी पैसे रहता है 10, 20, 50, 40 हज़ार रुपए जो हमारे प्रॉफिट में आता है, और वो सारा पैसा तो हम घर नहीं ले जाते हैं ना, कुछ पैसा हम बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए छोड़ देते हैं, कि कल को मान लो बिजनेस में पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम इस प्रॉफिट में से पैसा जो वो वहां पे कर लेंगे। भाई हमें जरूरत है तो भाई हम ले लेंगे, ऐसा तो नहीं है कि भाई सारा पैसा हम एक्सपेंशन के लिए रख देंगे, थोड़ा बहुत पैसा तो हम भी रखेंगे अपनी जेब में। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। भाई आप ये सोच लो कि भाई आगे स्टोर करके रख लो, अब भैया आगे स्टोर कर लो, आज भी तो जिंदा रहोगे, कंपनी के सर्वाइव के लिए, खुद के सर्वाइव के लिए भी तो पैसा चाहिए, तो वो जो पैसा चाहिए वो आपका इसमें आ जाएगा। तो वो ऑब्वियस सी बात है कि आप वो सारी चीजें आप जैसे निकालते थे वो आप वैसे ही निकालोगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, उसमें से आप टैक्स माइनस कर दो और आप फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर दो, वो नॉर्मल चीज आपकी डिविडेंड अपॉन में नेट प्रॉफिट प्लस ग्रोथ, वो जैसे आपकी इक्विटी निकलती आ रही थी वो आप वैसे ही माइनस इसमें से करते आओगे। ठीक है, ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे और ज़्यादा अच्छे चीज़ें समझ आएंगे। इट इज गिवन दैट कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ ए कंपनी इज 20%। आपकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो कितनी है, 20% है। मार्जिनल टैक्स रेट ऑफ द शेयर होल्डर इज 30%। आपका जो टैक्स रेट है वो कितना है, 30% है। ब्रोकर्स कमीशन इज 2% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द शेयर। आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे उसका 2% है। ठीक है, ये फ्लोटेशन चार्जेस हो गए आपके। द कंपनी प्रपोज टू यूटिलाइज इट्स रिटेन अर्निंग टू द एक्सटेंट ऑफ ₹6 लाख। कंपनी कितना पैसा यूज करने के बारे में सोच रही है, 6 लाख के बारे में यूज कर रही है, तो मतलब 6 लाख का 2% आपका जो वो उसमें कमीशन में चला जाएगा और बाकी सारा आपका इसमें आ जाएगा। तो आपको ये बताना है फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द रिटेन अर्निंग। तो कंपनी को ये बताना है कि भाई उसका जो रिटेन कंपनी कर रही है उसका कितना पैसा कंपनी को पे करना पड़ेगा, या कितनी कॉस्ट उसको कंपनी को पे करनी पड़ेगी। देखो कंपनी पैसा रख रही है, रिसोर्सेज यूज कर रही है, ऐसी बात है फ्री में थोड़ी दे रहे हैं हम आपको। भाई हम आपको पैसा दे रहे हैं तो आप पैसा रख रहे हो, वो पैसा अगर आप बाहर से लेते तब भी तो उसकी कॉस्ट पे करते, तो यहां पे भी आप उसकी कॉस्ट निकालो, यहां पर भी आप उतनी ही कॉस्ट निकालोगे जैसे आप बाहर से पैसा लेते। ठीक है, तो यहां पे आपने निकाला, ठीक है, तो इसके हिसाब से मतलब आपने जो चीजें हैं वो कैलकुलेट करी। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप निकालो, उसमें से आप टैक्स रेट माइनस करो और आप फ्लोटेशन कॉस्ट आप माइनस करो। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी कितनी थी,
20%, तो यानी 0.20 हो गया, ठीक है। टैक्स रेट 1 माइनस 0.30, 30% था आपका, और फ्लोटेशन कॉस्ट कितना था आपका 2%, ठीक है। तो आपका फ्लोटेशन कॉस्ट आपका ये चीज आ गई, ठीक है। तो इसको आपने करा, कितना आ गया 0.70, 70% बच गया आपका। और यहां पर आपका बचा, अच्छा इसको माइनस करना जरा, इसमें से आप 0.02 माइनस करो, ठीक है। तो कई बार लोगों को कैलकुलेशन में मिस्टेक रहती है, तो 10 में से 2 जाएगा 8, तो ये हो गया आपका 0.98, ये पॉइंट ऐसे 98 है। कई बार लोगों को ये समझ नहीं आता कि इसमें करना क्या है, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ठीक है। तो 0.98, ठीक है, और इधर 0.20 हमारा ऑलरेडी चल रहा था। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर निकाल लो। आंसर करोगे तो कितना आएगा 0.1372, इसको जब पॉइंट परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ये आंसर हो जाएगा 13.72। कुछ नहीं है। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। क्वेश्चन देख के आपको डर लगने लग जाएगा कि भाई क्या करें अब इसमें। अब देखो इस 6 लाख रुपीज का हमने क्या करा, कुछ नहीं करा। अगर आप निकालना चाहते हो तो वैसे भी निकल जाता आपका, इसका 20% निकाल लो, उससे भी निकल जाता आपका। लेकिन जब आपको सारी चीजें गिवन है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो आप, और वैल्यू पुट करने के बाद इसमें आंसर निकालो। जिसको ये फॉर्मूला पता है वो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर लेगा, नहीं तो अदरवाइज आप यही घूमते रह जाओ, किसका कितना परसेंट निकालें। 6 लाख का 20% निकालो, 6 लाख का 30% निकालो, 6 लाख का 2% निकालो, फिर उसमें से आप प्लस माइनस करते रहो। निकल तो वैसे भी जाएगा, लेकिन फॉर्मूला पता हो तब ना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको दी है 1 माइनस टैक्स, टैक्स रेट आपको दिया है 1 माइनस एफ, फ्लोटेशन कॉस्ट आपको दी है, तो यहां से आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपकी इसमें आ जाती है। अच्छा, नेक्स्ट आता है आपका डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल। डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल हमारा क्या कहता है कि जैसे मैंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको बताई थी, तो वहां पर डिविडेंड प्लस ग्रोथ के बारे में मैंने आपको बताया था। क्या बताया था मैंने आपको? शेयर होल्डर कहते हैं कि भाई जब हमने, कंपनी हमें डिविडेंड दे रही थी, ठीक है, भाई कंपनी इतना इतना डिविडेंड तो हमें पहले भी दे रही थी, कंपनी ग्रो कर रही है तो हमारा क्या फायदा है उसमें? भाई कंपनी ग्रो करेगी तो हम भी तो ग्रो करने चाहिए। मैं अपनी वेल्थ निकालता हूं, तो वेल्थ में किसके बेसिस पे निकालूंगा? इतना परसेंट तो कंपनी ने पहले दिया था, इतना परसेंट कंपनी 1 साल के बाद देगी। जब कंपनी ने ग्रोथ करी अपनी, तो ग्रोथ करने के बाद जो पैसा अपना कमाया, या जो पैसा कंपनी ने आगे एक्सटेंड किया, वो पैसा जो एक्सटेंड किया वो मेरा क्या था, उस चीज को मैं यहां पर कैलकुलेट करूंगा। तो वो जो चीज मैं यहां पर कैलकुलेट करता हूं, तो उसको बोलते हैं डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल। मतलब डिविडेंड को आप कैपिटलाइज कर दो एज पर द ग्रोथ। जैसे जैसे आपकी डिविडेंड, मतलब आप कंपनी पे कर रहे हो, तो कंपनी ग्रोथ के अकॉर्डिंगली डिविडेंड दे। मतलब कंपनी ग्रो करेगी तो हमें भी आपका जो ग्रोथ है वो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आप कैसे निकालोगे? आपका जो है डिविडेंड अपॉन में P0 प्लस आपका ग्रोथ, ठीक है। डिविडेंड, डी स्टैंड फॉर डिविडेंड, जो जितना आप डिविडेंड दोगे, करंट प्राइस आपका कितना है और ग्रोथ आपकी कितनी है, तो उसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। डिविडेंड आपको दिया होगा, प्राइस आपको दिया होगा, ग्रोथ आपको दी होगी, तो उसके हिसाब से आप डिविडेंड अपना कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहता है? XYZ कंपनी इज करंटली बीइंग ट्रेडेड एट 5 पर शेयर, ठीक है, एंड जस्ट अनाउंसिंग अ डिविडेंड ऑफ 50 पर शेयर। उसका जो पर शेयर वैल्यू है कितनी है? 5 रुपए। और उसमें जो प्राइस आपका दिया है, मतलब डिविडेंड जो पे किया है उसने, कितना किया है? 50 पैसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विच विल बी पेड आउट द नेक्स्ट ईयर, मतलब इसने ऐसा कंपनी ने आज अनाउंस किया कि भाई इतना डिविडेंड हम आपको देंगे, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। यूजिंग द हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, आपके पास यही इंफॉर्मेशन है। द एनालिस्ट एस्टिमेट द डिविडेंड ग्रोथ ऑफ द रेट ऑफ द XYZ कंपनी टू बी 2%। मतलब प्रीवियस हिस्ट्री को उसने देखा और उसके बाद मतलब कंपनी ने पता लगाया कि भाई जो कंपनी ग्रोथ रेट है वो कितनी है, 2% है। बहुत है, इतने में कंपनी सर्वाइव कर जाएगी। क्योंकि डिविडेंड जो है, ये डिविडेंड इक्विटाइजेशन, मतलब ये जो इक्विटी के ही मॉडल है, तो इसलिए उसने बोला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करो। अच्छा, कई बार आपको कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग बोलेगा, फॉर्मूला देगा रिटेन अर्निंग का, आपको बोलेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करो। तो आपको इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि रिटेन अर्निंग में उसने कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्यों लिख दिया।
ऊपर दे रखा रिटेन अर्निंग, यहाँ पे दे रखा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि ये सारे इक्विटी के ही पार्ट होते हैं तो वो किसी को भी कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें उसने बोल दिया। ठीक है, D1 आपको पता था कितना, 50 पैसे, मतलब ये डॉलर में आपका है। P0 आपका है $5। ठीक है, और ग्रोथ आपका है कितना, 2%। ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे, 0.50 डिवाइडेड बाय 5, आप इसको सॉल्व करो, इसमें इसके बाद फिर आप 2% इसमें ऐड कर दो। ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे, ये आपका 10 हो गया। ठीक है, और इसको जब आप उसमें कैलकुलेट करोगे तो 0.10 हो गया। ठीक है, और 0.10 प्लस 2%, ये है पॉइंट में और ये है आपका परसेंटेज में। पहले इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, या तो आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो ये 0.02 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, 0.12। ठीक है, इसको उसमें कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा परसेंटेज में, 12%। या आप एक काम करो, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो तो ये 10% हो गया। 10 प्लस 2 12%, 12% ये वैसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा और वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब उसने आपको बोल दिया कि भाई इसमें से मुझे ये बताओ कि कौन सा इसका करेक्ट फॉर्मूला है या कौन सा इसका करेक्ट फॉर्मूला नहीं है। अब उसने आपको फॉर्मूला दिया G+G/P0 प्लस D। अब ये फॉर्मूला आपका गलत है, या P आपको ऊपर दे दिया, D आपको नीचे दे दिया, तो वो भी फॉर्मूला आपका गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कई बार फॉर्मूले ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, जिसमें आपको बोल देगा कि भाई ये बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग दिस। तो आपको ये चीज जो वो ध्यान रखनी है कि भाई कौन सा इसका करेक्ट फॉर्मूला है और कौन सा इसका करेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब आपको जो मेन पॉइंट थे कंपोनेंट वाले वो तो हो गए आपके खत्म। ठीक है, मैंने आपको इक्विटी बता दिया, प्रेफरेंस शेयर्स बता दिया, डिबेंचर बता दिया, आपको रिटेन अर्निंग बता दिया और इसके मॉडल बता दिए मैंने आपको। ठीक है, तो यही आपके इसके इंपॉर्टेंट पोर्शन थे। अब हम बात करते हैं ओवरऑल या वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको हम WACC भी बोल देते हैं। ठीक है, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट जो आ रही है वो आपकी कितनी आ रही है। व्हेन ऑल ऑफ दीज एसेट ऑफ डिफरेंट फॉर्म आपके जो हैं उनको आप वेट कर दो, प्रपोर्शनेट कर दो अकॉर्डिंग टू द वेटेज, तो आप उसको क्या बोलोगे, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हम इसको कह देते हैं, या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो भी कह देते हैं। तो इसको हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ वेट असाइन करोगे आप कि इसका कितना वेटेज है, उसके अकॉर्डिंगली मतलब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, नॉर्मली आप वेटेज निकालते हो तो कैसे निकालते हो, K इंटू में W डिवाइडेड बाय W, वेट का टोटल कर दो, जो भी आपकी वैल्यू है उसको आप K से मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे आप अपना कैलकुलेट करके यहाँ से ये बता सकते हो। तो जब भी देखो, इंडिविजुअल कॉस्ट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पर। जब आप ओवरऑल, जब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हो तो आप इसी कैपिटल की बात करते हो, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हो, इंडिविजुअल कॉस्ट की बात आप नहीं करते हो। तो उसके अकॉर्डिंगली इसको हम जो है कंपोजिट कॉस्ट भी कह देते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई फाइनेंस मैनेजर अपना डिसीजन लेगा तो वो क्या करेगा, वो इन सारी कॉस्ट को डिसीजन करेगा और डिसाइड करने के बाद अपना जो वो डिसाइड करेगा कि भाई हम किस किस तरीके से अपनी जो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की ही हम बात करते हैं, इंडिविजुअल कॉस्ट की बात हम नहीं करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल की कॉस्ट की बात हम तब करेंगे जब इंडिविजुअल सोर्सेज से डील कर रहे हैं। जब मैं इक्विटी से डील कर रहा हूं तब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, तो मुझे इक्विटी और डेट की बात कर रहा हूं तो मुझे इंडिविजुअल कॉस्ट इक्विटी की भी देखनी पड़ेगी, डेट की भी देखनी पड़ेगी, उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा। तो उसके हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा कि भाई कहां पर किस किस चीज की वो आ रही है। ठीक है, अब देखो, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज यूज बाय द एंटरप्राइज। क्यों हम इसको यूज करते हैं, इट इज यूजफुल फॉर टेकिंग कैपिटल बजटिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कंपनी जब भी कैपिटल बजटिंग के डिसीजन लेती है या इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेती है, ऑब्वियस सी बात है कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक ही होते हैं। ठीक है, जब भी इस टाइप के डिसीजन लेगी तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ही कंपनी कैलकुलेट करेगी। वो कंपनी ये नहीं देगी इतना पैसा तो हमने डेट से ले रखा है, इतना पैसा हमने इक्विटी से ले, उसको कंपनी को कोई मतलब नहीं है। हमें क्या बताओ, हमें ये बताओ कि भैया टोटल खर्चा कितना आ रहा है। आपने बताया 10%, तो जो प्रोजेक्ट मुझे 10% से ज़्यादा रिटर्न देगा मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, बाकी सबको मैं रिजेक्ट कर दूंगा।
ऑब्वियस ही बात है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पर मैं ये चीज करूंगा। इट रिकॉग्नाइज द वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फ्रॉम विच द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल डिराइव और लाइफ ब्लड। मतलब यहां पर जब मैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालूंगा तो ऑब्वियस ही बात है कि मैं सारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को निकालने के बाद ही ये निकलेगी मेरी। जब तक मुझे ये नहीं पता कि मेरे डेट से कितना पैसा आया है, मैंने इक्विटी से कितना पैसा लिया, मैंने प्रेफरेंस शेयर से कितना पैसा लिया, मेरे रिटेन अर्निंग का कितना पैसा है, तो जब तक मैं इंडिविजुअल इंडिविजुअल नहीं निकालूंगा तो ओवरऑल कैसे निकाल लूंगा मैं? तो ओवरऑल में नहीं निकलेगी नहीं। तो इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि मैंने जो बिजनेस में पैसा ले रखा है वो कितना पैसा ले रखा है और कितनी कॉस्ट मुझे पे करनी है। जितनी कॉस्ट मुझे पे करनी है मैं उसके हिसाब से यहां पर कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, ये चीज मेरी यहां पर आ जाएगी। इट इंडिकेट एन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ द फाइनेंस, ताकि मेरी जो मार्केट वैल्यू है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। मार्केट वैल्यू में एनहांस करूंगा तो उसके हिसाब से जो है वो मैं इन सब चीज़ों को एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि भाई कौन सा रिसोर्सेज मुझे बढ़ाना है, कौन सा रिसोर्स मुझे घटाना है। अगर मुझे लग रहा है मेरी डेट की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो मैं डेट को हटा दूंगा। अगर मुझे लग रहा है मेरी इक्विटी की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो इक्विटी को मैं कम कर दूंगा, या रिटेन अर्निंग को मैं नहीं करूंगा। तो मुझे लग रहा है प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो प्रेफरेंस शेयर को हटा दूंगा मैं। तो उसके हिसाब से मैं ये चीज़ें एडजस्ट कर लूंगा। तो मैं ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन अपना चूज कर सकता हूं ताकि मेरी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है मेरी कम से कम आए। क्योंकि मुझे यह भी ध्यान रखना है कि मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो वो कम से कम आनी चाहिए। अगर कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ रही है, कंपनी के लिए खतरा है। कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ने का मतलब है कंपनी के लिए एडिशनल बर्डन बढ़ रहा है। जब एडिशनल बर्डन बढ़ेगा तो जो इक्विटी वाले हैं उनका बीपी भी बढ़ेगा। और बीपी वाले मतलब वो बोलेंगे कि भैया हमारे पैसे से आप इनकी पेमेंट कर रहे हो, क्या बात है, मतलब क्या चाहते हो आप? ठीक है, तो ये चीज मतलब आपकी जो वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो इट प्रोवाइड द बेसिस फॉर द कंपैरिजन अमंग द प्रोजेक्ट एज द कट ऑफ द रेट। मतलब यही एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही एक ऐसा सोर्स होता है जिसके हिसाब से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की इसमें से दो प्रोजेक्ट में जो प्रोजेक्ट मुझे अच्छी रिटर्न देगा मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, जो प्रोजेक्ट मुझे बेकार रिटर्न देगा उसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा। या मान लो मेरे पास 10% मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रही है, राइट। एक प्रोजेक्ट है जो मुझे 15% रिटर्न दे रहा है, दूसरा प्रोजेक्ट मुझे 13% रिटर्न दे रहा है। ठीक है, तो मैं कौन से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करूंगा? मैं ए प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लूंगा और बी प्रोजेक्ट को मैं रिजेक्ट कर दूंगा। भाई जो प्रोजेक्ट मुझे अच्छी रिटर्न देगा, लेकिन ये कंपैरिजन में करूंगा कैसे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेसिस पे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेसिस पे ही मैं डिसाइड करूंगा कि भाई मेरी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कितनी आ रही है और उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा। ठीक है, तो यहां पर मैं उसके हिसाब से ही डिसाइड करूंगा कि मेरी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कितनी है और कितना मैंने अपना जो खर्चा है वो अपना निकालना है। ठीक है, तो ये चीज मेरी इसमें आ जाएगी। अब ये चीज देखो, ये चीज मेरी निकालूंगा कैसे? कंप्यूटेशन में कैसे करूंगा वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की? आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप स्पेसिफिक कॉस्ट को निकालो। जैसे आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी जैसे आप निकालते आए थे वैसा ही आपको निकालना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप एज इट इज ऐसे निकालो जैसे आप निकालते आए हो। कैसे निकाले आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी? जो आपने डिविडेंड मॉडल है, आपका अर्निंग मॉडल है, डिविडेंड अपॉन में नेट प्रोसीड, अर्निंग अपॉन में नेट प्रोसीड, या आपका डिविडेंड अपॉन में जो है वो नेट प्रोसीड प्लस आपकी ग्रोथ, यही मॉडल है आपके, ऐसे ही निकालोगे आप। ठीक है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। प्रेफरेंस शेयर जैसे आप निकालते आए थे, रिडीमेबल है तो रिडीमेबल की तरह, इरिडीमेबल तो इरिडीमेबल की तरह। अगर आपका इरिडीमेबल है तो डिविडेंड अपॉन में नेट प्रोसीड, अगर आपका रिडीमेबल है तो डिविडेंड प्लस आपका रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन में एन। ठीक है, अपॉन में रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2। ठीक है, ऐसे ही निकालते आए थे। डेट जैसे आप निकाल रहे थे वैसे ही निकालोगे। इंटरेस्ट अपॉन में नेट प्रोसीड ब्रैकेट में 1 माइनस टी, और अगर आपका वो है तो उसमें आपका रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन में एन, और इधर आपका रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2। अच्छा, इसमें कई बार क्या करता है, कई बार आपको ऑप्शन में जैसे मान लो आपको बोल दिया कि भाई आप इसको कैलकुलेट करो, मतलब आप फॉर्मूला बताओ कौन सा सही है, तो फॉर्मूले में कई बार क्या करेगा, नेट प्रोसीड पहले दे देगा, रिडीमेबल वैल्यू आपको बाद में देगा। ठीक है, या आपको प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह ऊपर दे दिया प्लस और नीचे दे दिया माइनस। तो आपको फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना है। कई बार बहुत सिमिलर ऑप्शन देगा आपको, बस थोड़ी सी हल्की सी मिस्टेक आपको मतलब वो रहेगी। ठीक है, तो वो चीज़ आपकी इसमें आ जाती है। सबसे पहला काम आपने इंडिविजुअल कॉस्ट आपने कैलकुलेट कर ली, उसके बाद आप वेट असाइन कर दो प्रपोर्शनेट ऑफ ईच या सोर्सेज ऑफ फंड। जितना जितना पैसा आपने लिया है उसके हिसाब से आप वेटेज असाइन कर दो, मतलब आपको बता दो कि भाई इतनी इतनी चीज की वेटेज है। ठीक है, तो वेट असाइन कर दो अपना मार्केट वैल्यू के हिसाब से, बुक वैल्यू के हिसाब से, इसके वैल्यू जो भी मार्केट प्राइस है उसके हिसाब से, या जो भी बुक वैल्यू है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है उसके हिसाब से आप इनको क्या कर दो, वेट असाइन कर दो। वेट असाइन कर दिया आपने एक बार। एड ऑल द वेटेज। ठीक है, हाँ,
जब वेट आपने असाइन कर दिए, इंडिविजुअल कॉस्ट निकाल दी, वेट निकाल दिए, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। के इंटू में डब्ल्यू, वो मैंने आपको बताया था कि के इंटू में डब्ल्यू निकालोगे, और जितना भी वेटेज है उसको आप टोटल कर दो, और टोटल करने के बाद आपने उसको वो निकाल दो। जैसे के इंटू में डब्ल्यू यानी पहले की वेटेज कितनी थी और उसका जो कॉस्ट कितनी है दूसरे की, ऐसे ही आप सब का निकाल लो, और उसके बाद आपने सबका निकालने के बाद जो भी वेटेज है आपके, उसके आप टोटल उससे डिवाइड कर दो, या आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो आपके वहाँ से आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं हमारा, ठीक है। तो वैसे ऐसी कैलकुलेशन आपकी आती नहीं है, जिस ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने एग्जांपल दिया आपको। जमुना लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर आफ्टर दैट एक्स, मतलब उसमें ये उसका कैपिटल स्ट्रक्चर है। क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है ये देखते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल है उसका 6 लाख रुपए का, प्रेफरेंस शेयर्स है 3 लाख रुपए की, डिबेंचर है 2,40,000 का, और रिटेन अर्निंग है उसकी 60,000। कंपनी ज़्यादातर यही रिसोर्सेज लेती है अपने। अच्छा, आफ्टर टैक्स उसकी जो कॉस्ट है वो इतनी आ रही है, यहाँ पर इसने कैलकुलेट करके दी हुई है, अदरवाइज आपको कैलकुलेट करनी होती है, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन में काम नहीं चलेगा, फिर वो आप कैलकुलेट करोगे कि कितनी परसेंट है, कितना परसेंट डिवेंचर है, फेस वैल्यू कितनी, वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आप करोगे। अदरवाइज हमने इसका पढ़ा, इंडिविजुअल का, प्रेफरेंस शेयर्स का पढ़ा, डिवेंचर का पढ़ा, रिटेन अर्निंग का पढ़ा, इनकी इंडिविजुअल कैलकुलेशन पढ़ी हमने, ठीक है, इसको कैसे कैसे वो करना है, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या करा, इसका टोटल करो कितना आ रहा है, 6 लाख और 3 लाख कितना हो गया, 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, तो आपका टोटल कितना हो गया 12 लाख। प्रपोर्शनेट, ये जो वेटेज है प्रपोर्शनेट आपने असाइन कर दिया उनको, प्रपोर्शनेट असाइन कर दो, ये अमाउंट है आपका 6 लाख, टोटल अमाउंट कितना लिया आपने 12 लाख, कितना परसेंटेज हो गया 50% हो गया, ठीक है। आप एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप ये परसेंटेज में ले रहे हो तो ये भी आप परसेंटेज में लेना, आंसर परसेंटेज में आएगा। अगर आप ये पॉइंट में ले रहे हो तो ये भी आपको पॉइंट में लेने पड़ेंगे, क्योंकि तभी परसेंटेज को पॉइंट से आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो वहां पे फिर आपकी कैलकुलेशन में दिक्कत रहेगी, फिर आप वही सोचते रहोगे लैक्स में आपके आंसर आएंगे, फिर आप सोचोगे हो, ठीक है। तो ऐसे ही आपने क्या करा, 3 लाख का लिया, 3 लाख आपका जो 12 मतलब 12 लाख का कितना परसेंटेज है 25, 240 20 65%, ठीक है। सबका टोटल कर लिया 1, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि टोटल आपका जो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। ये कॉस्ट आपकी दे रखी है मेहरबानी से, ठीक है, अदरवाइज ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। देखो जब हम कॉलेज लेवल पे जब एग्जाम देते हैं तो ये सारा आपसे कैलकुलेट करवाते हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन आता है ये अकेला, ठीक है। तो वहां पर फिर हमें ये सारा कैलकुलेट कर, वो पूरा एक पेज की इंफॉर्मेशन दे रखी होती है कि इसकी इसकी ये इतना परसेंट डिवेंचर है, इतना परसेंट ये है, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन अर्निंग, फिर आपको बोलेगा कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो वहां पे वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करो, ठीक है। ये चीज आपको दी हुई है 0.33, ये हमने एज इट इज यहाँ से उतार ली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मैंने आपको बताया था के इंटू में डब्ल्यू आपको निकालना है। के इंटू में डब्ल्यू कैसे निकलेगा, ये आपका वेटेज है, ये आपकी कॉस्ट है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसका हमें कोई लेने देना नहीं है, इसका सिर्फ इससे हमने ये निकाला ना हमने, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये बोल दे कि भाई इसका कोई लेने देना नहीं है, ये जो हमने निकाला वो ऐसे ही निकाला, जो मैंने आपको बोला था ना कि इसकी प्रोपोर्शनेट निकालो, वेट निकालो, ये वेट आपको इस हिसाब से दिए, ठीक है। तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये आ गया, ठीक है। इनको आप टोटल कर लो, टोटल करने के बाद आपका ये आ गया, ठीक है। तो वेटेज निकालने के बाद आपने क्या कर दिया, इनको उसको आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप जो कितनी आ रही है 9.95%, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ गई, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई, ठीक है। क्योंकि इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 का तो 1 ही आएगा। वैसे आप कैसे निकालते हो, डिवाइड बाय डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप निकालोगे तो ये आपका 1 आ गया, इनटू में 100 कर दोगे तो ये आपका परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ आ गई आपको। तो ये था आपका वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, उसके बाद हमारा आता है लास्ट, इसमें से जो टॉपिक है वो है CAPM मॉडल। दिस इज मॉडल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल। एक बार इस मॉडल में से इतना सिंपल क्वेश्चन आया कि क्या ही बताएं। एक बार नहीं, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए उसने
कि मतलब आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि क्या ही क्वेश्चन दे देगा। एक बार उसने बोल दिया कि भाई सीएपीए मॉडल की फुल फॉर्म बता दो। कोई कैपिटल को कॉस्ट कर रहा है, मॉडल को मेथड कर रहा है, प्राइस को प्रिंसिपल कर रहा है, तो आपको कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता ना हम कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए वो ऐसे क्वेश्चन आपको देता है। ठीक है, तो और एक बार ये क्वेश्चन आया, ये मेरे ख्याल से अभी 2 अटेम्प्ट पहले की बात है, ये पूछ लिया, ये बताओ ये मॉडल दिया किसने था, ये मॉडल दिया किसने था। और एक बार तो इसका फॉर्मूला ही पूछ लिया था। फॉर्मूला तो खैर अक्सर पूछता रहता है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें से आते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये जो सीएपीए मॉडल है वो है क्या। सीएपीए मॉडल का मतलब है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। किस लिए यूज करा जाता है? जिनके प्राइस में फ्लक्चुएशंस होती हैं, जैसे इक्विटी शेयर्स हैं उनके प्राइस में फ्लक्चुएशंस होती हैं, तो उनको कैलकुलेट करने के लिए ये जो वो सीएपीए मॉडल यूज करता है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन दी आपको और उसने बोल दिया कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी बाय यूजिंग सीएपीए मॉडल। अब आप ये सोचोगे कि उसने इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए क्यों बोला आपको, क्योंकि ये जो सीएपीएम मॉडल जो है वो इक्विटी को कैलकुलेट करने के लिए, या जहां पे आपकी वॉलेटिलिटी आपकी ज्यादा होती है वहां आपके मॉडल उसको यूज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो सीएपीएम मॉडल है क्या, पहले हम ये देखते हैं। इट इज द मेजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सीएपीएम मॉडल जो है वो किसके बीच में रिलेशन बताता है, प्रॉफिट एंड कॉस्ट, प्रॉफिट एंड वॉल्यूम, और आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न और रेट ऑफ इन्वेस्टेड। तो ये आपको ये बताना है। ये क्या बताता है कि आपका रिस्क कितना है और आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है या कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और आपका रिस्क कितना है। एक तो ये होता है कि भाई मुझे पता है 10% मिलना ही मिलना है, तो आपका तो कोई रिस्क है ही नहीं। रिस्क कब होता है? जब आपको ये पता है कि भाई मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, तभी तो आपका रिस्क है। जब आपको पता है कि भाई यहां से पैसे मेरे आने ही आने हैं, तो सॉरी, तो वहां पर रिस्क किस बात का? रिस्क तो कोई है ही नहीं आपका। भाई जिस चीज की श्योरिटी है उस चीज में तो रिस्क होता ही नहीं है। जहां पे प्रोबेबिलिटी होती है वहां पर रिस्क बढ़ता है आपका। ठीक है, दोनों चीजें हैं, डाइसी है आपका कि भाई हो भी सकता नहीं भी हो सकता। जब हो भी सकता नहीं भी हो सकता तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ऑफ द सिक्योरिटी दिस मॉडल इज यूज बाय द एनालाइज सिक्योरिटी एंड प्राइसिंग देम, कि मतलब उसमें जो आपकी रिस्क उसमें इन्वॉल्व रहेगा उनको प्राइस करने के लिए, या जिसमें वॉलेटिलिटी आपकी रहेगी, मतलब प्राइस आपके फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, उसमें आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो उसके लिए एक मॉडल जो है हमारा यहाँ पर यूज करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम जो वो सीएपीओ मॉडल यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मॉडल आपका दिया कितना था? ये मॉडल आपका एक पर्सन ने नहीं दिया था, क्योंकि भारी भरकम मॉडल था, तो इसलिए 3 लोगों ने दिया था। किस किसने? ट्रेन्योर और आपका शार्पेन और आपका लिंटनर। ठीक है, तो इन 3 लोगों ने मिलकर ये मॉडल दिया था। पहले ये अकेले पर्सन थे जो इस पे काम कर रहे थे, उसके बाद ये भाई साहब इसमें जुड़े, उसके बाद ये भाई साहब इसमें जुड़े, और मॉडल में नाम जो आया वो तीनों का आया। तो कंट्रीब्यूशन था, एक छोटा सा मॉडल था, 3 लोगों ने इतनी सालों में ये एक सिंपल सा मॉडल ये डेवलप कर पाए। क्योंकि हम आज इस मॉडल को पढ़ रहे हैं, हमें ये सिंपल लग रहा है, लेकिन उस टाइम पे ये मॉडल डेवलप करना एक बहुत बड़ी चीज थी। ठीक है, तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो वो हमारा इस पे रिप्रेजेंट करता है। किस चीज के लिए यूज करा जाएगा? उन सिक्योरिटी को प्राइस करने के लिए जिसके प्राइस में वॉलेटिलिटी होती है। रिलेशनशिप किसके बारे में बताता है? कि आपका रिटर्न कितना है और आपका रिस्क कितना है। रिस्क एंड रिटर्न के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन वहां पे भी ये चीजें हमारी आएंगी। ठीक है, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस पूरा टॉपिक है हमारा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो वहां पर उसके बारे में बताता है कि वेदर आई शुड इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर सिक्योरिटी और नॉट। ठीक है, तो मुझे सोचना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई मुझे इस सिक्योरिटी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो वही चीज मैं यहां पर इन्वेस्ट करने वाला हूं। ऐसा किसने बताया? सीएपीए मॉडल ने बताया। सीएपीए मॉडल आपको बताएगा कि भाई एक काम करो, सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये चीजें कैलकुलेट कर लो, इसका आंसर इतना आता है, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना कि भाई आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गॉट माई पॉइंट? तो ऐसा इन्होंने बताया कि भाई सिंपल सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज करो। फॉर्मूला को यूज करने के बाद आप जरा हमें बता दो कि भाई इस
फॉर्मूले से हमारा आंसर कितना आ रहा है, उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर लोगे कि भाई मुझे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सिंपल। लेकिन ये यूज वहीं पर होगा जहां पे वॉलेटिलिटी होगी। आपने बता दिया सर मुझे 15% रिटर्न मिलती है। अरे भैया जब मिलती है, जब आपको पता कि 15% रिटर्न आपको मिलनी ही मिलनी है, तो आप चाहते क्या हो? क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो? ये मॉडल आपके लिए नहीं है। ठीक है, पहले आप इस मॉडल को समझो। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। ये कहता है कि ये वो रिटर्न है रिस्क फ्री, मतलब इसमें कोई रिस्क नहीं है। देखो कोई भी सिक्योरिटी है, आप ये तो नहीं कह सकते कि भैया कुछ रिटर्न तो वो देगी, चाहे वो कम दे पर कुछ रिटर्न वो देगी। कुछ रिटर्न तो ऐसी होती है कि जिसको आप ये बोलो कि भैया इतने मार्क्स तो मेरे आ ही जाएंगे। आपको क्या लगता है अगर आप आज भी रैंडमली नेट का एग्जाम दोगे तो क्या कोई भी नंबर नहीं आएगा, जीरो आएंगे? ऐसा हम सोचते हैं। ऐसा हम सोचते हैं कि अगर हम तो इतने डल हैं कि अगर हम आज एग्जाम देने बैठेंगे तो हमें तो कुछ आता ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर मैं आज भी रैंडमली आपको पेपर दे दूं बिना पढ़े, आप कम से कम मतलब 20% या 30%, वो आपके बेसिक नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बेसिक नॉलेज कितनी है। थोड़ा बहुत तो दिमाग आप चलाओगे। ऐसा तो है नहीं कि बस बिल्कुल कसम खा के बैठ जाओगे भाई नहीं हमें करना ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ तो आप दिमाग चलाओगे वहां पे, और कुछ ना कुछ दिमाग चलाओगे, चाहे आप तुक्के ही मार के आओ, पर कुछ ना कुछ तो तुक्के हमारे ठीक होंगे। कुछ ना कुछ तुक्के हमारे ठीक होंगे। तो ऐसा ही सिक्योरिटीज में भी होता है कि ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी आपको गड्ढे में ले जाएगी, कुछ ना कुछ तो रिटर्न आपको देगी। वो जो रिटर्न कुछ ना कुछ आपको देगी, दैट इज योर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। और उतना आपको पता है कि भाई इतना आपको मतलब आता है। जब आपको पता है कि भाई मेरे को 20% सिलेबस आता है, तो इसका मतलब क्या है कि आप 20% पे श्योर हो कि इसमें से चाहे मेरा कुछ भी आ जाए, इतना मार्क्स तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। अब इसके ऊपर रह गया मेहनत। अगर मैंने मेहनत कर ली तो मुझे रिटर्न मिल जाएगा। मान लो भाई मेरे 20% नंबर तो आने ही आने हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन कितने की है? 100 तो बोलना मत, ठीक है? ठीक है, देखो तो यहां पर आपका क्या है, मान लो मेरी एक्सपेक्टेशन है 70 की, इतना में मेरा नेट और जीआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। मेरी इतनी ही एक्सपेक्टेशन है, इतने आ जाए मोर देन इनफ है बस। इससे ज्यादा मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा एनटी आपको देगा ही नहीं। ठीक है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन कितने की है? 70 की। इतने परसेंट मेरे आ जाएंगे। अगर मैं मुंह उठा के भी चला जाऊं पेपर में तो 20% मेरे आ जाएंगे, क्योंकि इतना तो मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है। मैंने 3 साल यूजी में वेस्ट करे और 2 साल मैंने पीजी में वेस्ट करे, तो 5 साल मैंने बर्बाद करे, तो 20% तो मैं ला ही सकता हूँ। ठीक है, और 2 साल मैंने 11th-12th में भी बर्बाद करे, तो इतना तो मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि इतने नालायक तो हम नहीं है एटलीस्ट। ठीक है, तो अब इसका ये हो गया आपका मार्केट रिटर्न जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये रिस्क फ्री, जो मतलब जितने पे आपको सिक्योरिटी के भाई इतने तो मेरे आ ही जाएंगे। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस मार्केट पोर्टफोलियो, मार्केट रिस्क प्रीमियम। अगर मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया तो मेरा रिटर्न बढ़ जाएगा। तो वो जो मेरा डिफरेंस था, मतलब कितना एडिशनल कितना बढ़ा आपका? 50%। समझ रहे हो? तो ये आपका क्या हुआ? 50%। कैसे निकाला? जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, जितना आपको मार्केट में मिल रहा है, मान लो आपके नंबर आए 70%, 20% तो आपके पहले भी आ रहे थे। कितना एडिशनल मिला आपको? 50%। किसके बदले में? मेहनत के बदले में, जो आपने दिमाग चलाया, जो आपने इधर उधर से पूछा। मतलब जैसे देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे जैसे मर्जी एग्जाम क्वालिफाई करो, बट आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। चाहे आप इधर से पूछो, चाहे आप उधर से पूछो, चाहे आप जैसे मर्जी करो, बट आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो जितना आपने मेहनत करी उसके बदले में आपको 50% मिला। 20% तो आपको पहले भी आ रहा था। वो जो 50% आपका आया, वो आपका आया मार्केट रिस्क प्रीमियम। वो थोड़ी सी आपने मेहनत करी तो आपको 50% एडिशनल आ गया, यू गेट द क्वालिफिकेशन। ठीक है, वो जो एडिशनल आपको मिला वो आपका आपके मेहनत का नतीजा मिला है। 20% तो आप पहले भी थे। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला क्या है हमारा? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, जो कि आपको मिलना ही मिलना है, प्लस आपका बीटा। ये बीटा बहुत भारी भरकम वर्ड है, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको इसकी कहानी। ठीक है, बीटा वो जो आपको रिस्क, जो आपको पता है कि भाई रिस्क मेरा रहना ही रहना है। ठीक है,
उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय आर एम माइनस आर एफ। आर एम माइनस आर एफ मतलब जितना आप रिटर्न आप चाहते हो या जितना रिटर्न आपको मार्केट में मिल रहा है, डिवाइड माइनस आपका जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है, और इसकी जगह अगर मैं मार्केट रिस्क प्रीमियम कह दूं तो वो भी मेरा गलत नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि वो भी मैं कैसे निकालता हूं, ऐसे ही निकालता हूं। ठीक है, और बीटा क्या होता है, ये हमारे सिस्टमेटिक रिस्क को मेजर करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इस फॉर्मूले में ये बीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बीटा वाला जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिस्क को मेजर करता है। कौन से रिस्क को, सिस्टमेटिक रिस्क को। सिस्टमेटिक रिस्क कौन से होते हैं, जिनको आप चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते या अवॉइड नहीं कर सकते। आप चाह के भी पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते, आप ये मान लो, लेकिन जो हमारे हाथ में है हम उसको तो कवर कर सकते हैं। भाई आप एंटायर सिलेबस, इस दुनिया में जितनी भी चीजें आती हैं वो सब नेट का सिलेबस है। ठीक है, जो भी चीजें आपको दिख रही हैं वो सब आपके इसमें आएंगे। करंट अफेयर तो आपका कहीं से भी आ सकता है, करंट अफेयर का तो कोई दायरा ही नहीं है। ठीक है, तो ये वो रिटर्न जो आपको मिलना ही मिलना है, बीटा जो आपका रिस्क आना है, और एडिशनल जो आपको मिला। ये मैंने इसलिए बताया, चाहता तो मैं फॉर्मूला डायरेक्ट भी बता सकता था, ये मैंने इसलिए बताया, कई बार वो फॉर्मूले में क्या करता है, मार्केट रिस्क प्रीमियम दे दिया उसने। अब आप यही सोचने में लग जाओगे यार ये मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या है। ठीक है, तो ये मार्केट रिस्क प्रीमियम का मतलब ये है कि जितना आपने एडिशनल आर एम माइनस आर एफ कैलकुलेट करके उसने दे दिया है। ठीक है, फॉर्मूला समझ आ गया। आर एफ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, बीटा सिस्टमेटिक रिस्क को मेजर करेगा। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, सिस्टमेटिक रिस्क को कौन मेजर करता है, बीटा मेजर करता है। ठीक है, आर एम माइनस आर एफ, आर एम आपका क्या है, मार्केट प्रीमियम रहेगा, और आर एफ आपका इतना रहेगा। अच्छा ये ध्यान रखना कि आर एम और आर एफ में अगर आपको कंफ्यूजन रहे तो जो ज्यादा रहेगा वो आर एम है, जो कम है वो आपका आर एफ है, क्योंकि आर एफ कभी भी मार्केट रिटर्न से ज्यादा नहीं होगा। आप खुद उम्मीद कर रहे हो 70% की, आप ये कहते हो मेरे को तो 100% आता है। अरे जब 100% आता है तो 70% कैसे आएंगे आपके। ठीक है, तो ये चीज आपकी इसमें आ जाती है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। तो इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको बोल देता है कि भाई इसमें से ये बताओ जरा करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है, और इसमें से ये बता दो ये आरएम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मार्केट रिटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जितना आपका एक्सपेक्टेड है कितना परसेंट आपको मिलने वाला है मार्केट में। ठीक है, इतना मेरा रिस्क फ्री है, इतना आपको मिल रहा है मार्केट में। ठीक है, मान लो 15% आपको मिल रहा है, 7% आपका रिस्क फ्री है, तो जो एडिशनल है वो मार्केट रिस्क प्रीमियम। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। ठीक, तीन कंपोनेंट के बारे में बात करी मैंने, क्या बात करी, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम क्या, आर एम माइनस आर एफ। ठीक है, मेरे तीन ही कंपोनेंट है इस पूरे फॉर्मूले के, एक मेरा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, एक बीटा जो मेरा सिस्टमेटिक रिस्क को मेजर करेगा, एक मेरा मार्केट रिस्क प्रीमियम जो मेरा ये बताएगा कि भाई मेरा प्रीमियम मेरा कितना मिला है। ठीक है, मार्केट रिस्क प्रीमियम वो हमारा ये रहता है कि कंप्लीटली रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट रहती है, कि इसमें कोई मेरी दिक्कत नहीं है, इतना मुझे रिटर्न मिलना ही मिलना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बीटा आपका क्या बताएगा, कि ये बताएगा कि भाई वो रिटर्न जो आपको ओवरऑल उसमें मिलेगा, मतलब जिसमें आपका कुछ रिस्क आपके बताएगा और ये रिस्क को मेजर करेगा। बीटा की वैल्यू जो रहेगी वो वैल्यूज में रहती है, जैसे 1.76, 2.36 या इस तरीके से आपकी वैल्यू रहती है, या 0.75, ये आपका रिस्क जैसा रहेगा उसके हिसाब से बताएगा। अभी आपको बताऊंगा कि मैं बीटा अगर 1 से ज़्यादा है तो क्या होता है, 1 से कम होता तो क्या होता, 1 होता तो क्या होता। ठीक है, तो ये इसके हिसाब से आपका बीटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क, इसको आप ध्यान में रख लेना। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, कई बार ये पूछ लेता है सिस्टमेटिक रिस्क को कौन मेजर करता है, वो बीटा मेजर करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, बीटा सिस्टमेटिक रिस्क को मेजर करता है, सिस्टमेटिक रिस्क को कौन मेजर करता है, बीटा मेजर करता है। रिस्क प्रीमियम कैसे निकलेगा, आर एम माइनस आर एफ। अगर आपको आर एफ माइनस आर एम दे रखा है इसका मतलब गलत है, वो आपको फ्रॉड कर रहा है आपके साथ में। ठीक है, तो बीटा क्या करेगा, बीटा आपके सिस्टमेटिक रिस्क को मेजर करेगा, वो रिस्क
जो आपका वॉलेटिलिटी है, मतलब जो आपका होना ही होना है, जिसको आप चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते, तो ऐसे ही उन लोगों के लिए हम एक वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं, एक दायरा रख लेते हैं कि भाई इतना मतलब हमें रिएक्ट करना है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी जो एसेट की वैल्यू और उसको जो है असेस करने के लिए एक वैल्यू हम देख लेते हैं कि ओवरऑल हमारा इतना रिस्क है जो हमारा आना ही आना है। उसको रिस्क को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, बीटा कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर बीटा की वैल्यू 1 है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, बीटा की वैल्यू लेस देन 1 है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा। लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या है, लेस वॉलेटाइल है, मतलब ज्यादा फ्लक्चुएशन उसमें नहीं है। ठीक है, अगर बीटा इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से ही हमारा रिस्क चल रहा है। जैसा मार्केट में मतलब रिस्क के अकॉर्डिंगली हमारे प्राइस में वॉलेटिलिटी आ रही है, वॉलेटिलिटी आ रही है लेकिन सेम रेशो में। अब बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है, अगर मान लो वैल्यू आपकी 1.25 है, इसका मतलब क्या है, मोर वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मतलब बहुत जल्दी फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, बहुत जल्दी आपके चेंजेस हो रहे हैं रिलेटेड टू द मार्केट, मतलब जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज्यादा मार्केट में आपके चेंजेस हो रहे हैं, जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज्यादा आपके मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो ये कई बार ये पूछ लेता है बीटा 1 है तो क्या है, बीटा लेस देन 1 है तो क्या है, या ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। लेस देन 1 है तो इसका मतलब लेस वॉलेटाइल है, ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या है, मोर वॉलेटाइल है, मतलब ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रहे हैं। और इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा आपका जैसा मार्केट चल रहा है उसी के हिसाब से वॉलेटिलिटी है, मार्केट बढ़ेगी वॉलेटिलिटी भी बढ़ेगी, मार्केट घटेगी वॉलेटिलिटी भी उसके हिसाब से हो जाएगी। चलिए, एक क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल इसने गलत नहीं बोला है, इक्विटी कैपिटल बिल्कुल सही बोला है इसने। ठीक है, अब मान लो ये क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ये तो क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं तो इसलिए हमें पता है कि सीएपीएम का क्वेश्चन है। मान लो यही क्वेश्चन आता तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को छोड़ के चले जाते। मैं बता रहा हूं क्यों, इसलिए ये सोच करके कि आप ये सोचते सर ने कॉस्ट ऑफ इक्विटी का तो कुछ और फॉर्मूला बताया था, यहां पे तो इंफॉर्मेशन कुछ और दी हुई है, तो इसका मतलब या तो क्वेश्चन गलत है या मुझे नहीं आता है। ठीक है, तो क्या कहता है, हुज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज कितना, 10%। आरएफ दे दिया आपको कितना, 10%। ठीक है, फॉर्म्स बीटा इज 1.75। यहां पर बीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें आपकी जो वॉलेटिलिटी है वो ज्यादा है। द मार्केट पोर्टफोलियो इज 15%। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, आरएम दे रखा, मार्केट रिस्क प्रीमियम नहीं है, क्योंकि ये इससे ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, मार्केट रिस्क प्रीमियम आपका नहीं है, क्योंकि इसमें से आरएफ भी आप इसमें से माइनस करोगे। सब चीजें पता है आपको, फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है, आपको आंसर निकालना है, निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें चलो मैं बता देता हूं, 10% प्लस 1.75 और आपका 15 माइनस 10 यानी 5 हो जाएगा। तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करने के बाद 10 ऐड कर दें, क्योंकि ये भी परसेंटेज में ये भी परसेंटेज में, तो आंसर भी आपका परसेंटेज में आएगा, तो इसलिए आप इसको कन्वर्ट ना करें, डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लें। ठीक है, एक नया क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल बाय यूजिंग सीएपीएम मॉडल। ठीक है, ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड हुज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 7%, बीटा आपका 1.20 है, एंड रिटर्न ऑन मार्केट रिस्क प्रीमियम इज 6%। मार्केट रिस्क प्रीमियम का इसका मतलब है कि कैलकुलेट करके उसने दे दिया है पहले से ही, जो मतलब आर एम माइनस आर एफ है उसको कैलकुलेट करके इसने यहाँ पर दे दिया है आपको। ठीक है, वो आपका 6% है, ऑब्वियस सी बात है कि फॉर्मूले वैल्यू पुट करोगे और आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जल्द ही मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट पार्ट में। देखो हमारा यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो अपर फर्स्ट पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपका पोर्शन बचा है आपका सेकंड पोर्शन। सेकंड पोर्शन इज योर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी इंटरनेशनल डेरिवेटिव्स और ये सारा जो पोर्शन है वो आपका बचा है, तो ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे अपना। तो यहाँ तक कि जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स आप लोग को देखने हैं,
और उसमें जो भी क्वेरीज, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो सारे पार्ट्स आपको यहाँ पे देखने के बाद वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग जल्द ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ में। तब तक आप लोग जरा इस टॉपिक को रीड करिए और अच्छे से इस क्वेश्चन को, टॉपिक को समझिए, ताकि जब मैं आपको करवाऊं तो आपके जो भी क्वेरीज, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो आप लोग को क्लियर हो जाएं। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं हम लोग जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।